गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आपको तो पता ही है कोविड-19 बीमारी के कारण हमारे स्कूल अभी बंद हैं। ऐसा हमारी सुरक्षा के लिए ही किया गया है। अब जब हम घर पर हैं तो हमारी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम के माध्यम से हो रही है। प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे तक कक्षा 6 से 8 के कक्षाओं का प्रसारण यहाँ होता है। तो आज भी आप लोग तैयार हैं यह कार्यक्रम देखने के लिए। और हाँ, अपनी कॉपी और कलम लेना ना भूलें ताकि आप आवश्यक बातों और अपने सवालों को नोट कर सकें। तो तैयार हैं ना आप आज की क्लास के लिए। आज हम लोग सबसे पहले स्कूल की तरह सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें महात्मा गांधी की जिंदगी से जुड़ी अच्छी बातों को जानकर उन्हें अपनी जिंदगी में भी अपनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद उर्दू की क्लास में हम लोग सीखेंगे हरफ़े तहज्जी, जिसमें हम लोग तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करना सीखेंगे। उसके बाद अपनी मम्मी पापा और घर के बड़ों के साथ देखेंगे एक छोटा सा वीडियो, आज क्या सीखा। फिर हम लोग वाहिद जमा की पढ़ाई करेंगे। उसके बाद हम लोग हमसौत अल्फाज यानी एक सी आवाज़ वाले अल्फाज के बारे में जानेंगे। फिर हम अपनी सेहत से जुड़ी बातों को देखने के लिए तैयार रहेंगे तारा के साथ, तारा है तैयार में। और आखिर में देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की उर्दू की क्लास। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि बापू की शादी जल्दी हो जाने की वजह से उनकी 1 साल की पढ़ाई बिगड़ गई। बाद में उन्होंने खूब मेहनत करी, पढ़ाई में उनका मन लगने लगा, लेकिन व्यायाम करने से वो बचते थे। व्यायाम ना करने का नुकसान मोहन को उतना नहीं हुआ, पर एक दूसरी कमी की कीमत उन्होंने जीवन भर चुकाई, और वो थी बिगड़ी हुई लिखावट। उन्हें यह गलतफहमी हो गई थी कि साफ सुथरी लिखाई का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। बड़े होने के बाद गांधी जी ने अपनी खराब लिखावट सुधारने की कई बार कोशिश करी, लेकिन बचपन की बिगड़ी आदत फिर ठीक नहीं हुई। उनका लिखा हुआ पढ़ना मुश्किल होता था। जब दूसरों के मोती के दानों जैसे साफ और सुंदर अक्षर दिखते, तब गांधी जी को पछतावा होता। वो कहते थे, खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। हर एक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण से सबक ले और समझे कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है। लड़कपन के 2 ही करीबी दोस्त मोहन को बात तक याद रहे। पहले ने उनका साथ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनकी दोस्ती दूसरे से हो गई थी। ये दूसरा लड़का मोहन के मंझले भाई करसन दास का दोस्त था। दोनों की ही पढ़ाई में रुचि नहीं थी। दोनों बार बार फेल होकर मोहन की कक्षा में ही आ चुके थे। यह दोस्त दूर तक तेजी से दौड़ सकता था, ऊंचा कूद सकता था, लंबा भी कूद सकता था, दीवार चढ़ने में माहिर, खेल कूद में प्रवीण और सजा या पिटाई सहज ही सह लेता था। मोहन का स्वभाव एकदम उल्टा, डरपोक, शरीर से दुर्बल, ना दौड़ते बनता ना कूदते बनता। कोई डांट दे तो रो पड़ते, पिटाई सहना तो दूर की बात। दोस्त यह सब जानता था। जो कमियां हमें अपने आप में दिखती हैं, उन्हीं गुणों को हम दूसरों में खोजते हैं। मोहन अपने दोस्त से बहुत प्रभावित थे। दोनों ने स्टूडियो में जाकर के साथ में फोटो भी खिंचवाई थी। माँ, बड़े भाई और कस्तूरबाई ने मोहन को समझाने की खूब कोशिश की। वो कहते थे कि तुम खराब संगत में पड़ गए हो, तुम्हें अपना ध्यान देना चाहिए। मोहन ने उन्हें भरोसा दिलाया। उन्हें बात जमी नहीं, पर फिर भी उन्होंने मोहन पे विश्वास किया। वो जो चाहते थे उसे करने दिया गया। पर सच तो यह था कि मोहन अपने दोस्त के सम्मोहन में थे, जो सम्मोहन कई साल तक चला। उनका दोस्त कहता, हमारे बहुत से अध्यापक छिपकर मांस खाते हैं और शराब भी पीते हैं। राजकोट के बहुत से नामी गिरामी लोग भी, और हमारे विद्यालय के कई छात्र भी। इसीलिए तो हम लोग कमजोर हैं, क्योंकि हम मांस नहीं खाते।
अंग्रेज मांस खाते हैं इसीलिए ताकतवर है, तभी तो उन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ है। अपने दोस्त की ये सब बातें सुनकर मोहन को लगने लगा था कि यही समाज सुधार है। मोहन का परिवार एकदम पक्का वैष्णव शाकाहारी था, पर उनका मझला भाई करसनदास तो पहले से ही दोस्त के प्रभाव में मांस खाने लगा था। उनका दोस्त कहता, मुझे देखो, मैं मांस खाता हूँ, तुम्हारा भाई भी खाता है, हम दोनों तुमसे ज्यादा बलवान हैं, हिम्मत वाले हैं, हमें किसी का डर नहीं लगता। मोहन भी अपने दोस्त के जैसे निडर और बलवान बनना चाहते थे। देश को आजाद तो करवाना ही था, समाज सुधार भी तो करना था। सो एक दिन दोनों चुपके से नदी किनारे वीराने में चले गए। दोस्त ही सारा सामान लेकर आया था और उसी ने मांस पकाया। मोहन ने पहले कभी मांस देखा तक नहीं था। उसके घर में किसी को ये बात पता नहीं थी। मांस का स्वाद मोहन को चमड़े जैसा लगा। उन्हें उल्टी आने लगी तो थोड़ा सा खा के छोड़ दिया। उस रात बहुत तकलीफ हुई। जैसे ही नींद आती, उनको सपने में दिखता कि पेट में एक बकरी मिमिया रही है। वो चौंक कर उठते, फिर अपने आप को समझाते कि मांस खाना जरूरी है। दोस्त आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो तरह तरह के पकवानों में मांस मिला देता ताकि मोहन को भा जाए। यह सरकारी डाक बंगले में होता, जहाँ के बावर्ची को उसने पटा रखा था। ये सब साल भर तक चला। कोई 5-6 बार मोहन ने चोरी छिपे मांस खाया। खर्चा हमेशा दोस्त ही उठाता था, क्योंकि मोहन के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं होती थी। जब ऐसी दावत खाकर मोहन घर लौटते, तब भूखी नहीं बचती, तो वो घर में झूठ बोलते। माँ पूछती कि खाना क्यों नहीं खा रहे, तो मोहन कहते भूख नहीं है, पेट में गड़बड़ है। पर वो सोचते कि मैं ऐसे घर में कब तक धोखा देता रहूंगा। घर में झूठ बोलना उन्हें खराब लगता, इसलिए मांस खाने का अभ्यास उन्होंने टाल दिया और फिर सदा ही शाकाहारी रहे। लेकिन इस दोस्त का साथ और समय चला। कस्तूरबाई के बारे में भी इस दोस्त ने मोहन के कान भरे। वे अपनी पत्नी पर बेवजह शक करने लगे। कस्तूरबाई के पास मोहन की बदसलूकी सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। मोहन के लिए दोस्ती कई तरह से भाग्य का कारण बन चुकी थी। वे इससे तभी छूटे जब उन्होंने अपने दोस्त को कुछ ऐसी खराब हरकतें करते देखा जिससे उन्हें धक्का लगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि क्या हुआ था जब महात्मा गांधी ने चोरी की थी। मुझे हरफे तहज्जी कहते हैं। अरे चमेली, क्या बात है कि अब सुबह बाग में अवाम बहुत कम सैर व तफरी के लिए आते हैं, जबकि सुबह का बाग में टहलना सेहत के लिए मुफीद होता है। अरे गुलाब, तुमने क्या कहा अभी? अवाम? हाँ। अरे मेरे भाई, अवाम नहीं होता है, बल्कि आवाम होता है। अच्छा, मुझे मालूम नहीं था। हाशिम भाई भी तो नहीं आते हैं। अरे गुलाब, तुमने अभी अभी क्या कहा? हाशिम? अरे मेरे भैया, हाशिम नहीं होता है, बल्कि हाशिम होता है। अरे, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं था। चलो, अच्छी जानकारी हुई। क्या चमेली, आज तुमने भाई आशिफ को देखा था सुबह बाग में टहलते हुए? अरे नहीं, लेकिन तुमने क्या कहा? आशिफ? आशिफ नहीं होता है, बल्कि आसिफ होता है मेरे भाई। भाई वाह, आज मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि कम से कम मेरे जुमले तो दुरुस्त हो गए। चमेली, क्या तुम मुझे तलफ्फुज और आवाज के बारे में जानकारी दे सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मेरी बातों को बहुत गौर से सुनना होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तो बहुत ख्वाहिशमंद हूँ कि कोई मेरे अल्फाज और तलफ्फुज को दुरुस्त कर सके। तो ठीक है, मैं सबसे पहले तुम्हें अलीफ के बारे में बताती हूँ। अच्छा अच्छा, अलीफ के बारे में। हाँ, मुझे पता है कि अलीफ तो उर्दू का पहला हर्फ है।
अलीफ हमेशा जबान की जड़ और ऊपर के तालू से मिलकर बनता है, जैसे अंगूर, अमरूद, अनार, अनानास। अलीफ का इस्तेमाल। उस बाग का अंगूर बहुत मीठा है। विक्टर और इंद्रजीत अमरूद खा रहे हैं। सुधीर अनार की टोकरी रख रहा है। अस्मा अनानास काट रही है। वाओ का इस्तेमाल। वाओ की आवाज दोनों होठों को मिलाकर और होठ गोल करने पर निकलती है, जैसे वकील कोर्ट जा रहे हैं। राशिद वजू कर रहा है। सलमा और उसके वालिद नाश्ता कर रहे हैं। चमेली, बस एक आखिरी सवाल, क्या तुम मुझे लफ्ज या के बारे में भी कुछ बता सकती हो? उसके बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अरे नहीं नहीं, परेशान किस बात का। या का इस्तेमाल। या की आवाज हमेशा जबान के जड़ और नीचे के तालू से मिलकर निकलती है, जैसे या मालिक, मुझे आज की छुट्टी चाहिए। या मालिक, मुझे तनख्वाह दे दो। चमेली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे तफसील से तलफ़ुज़ के बारे में बताने के लिए। आज की बातचीत से मेरे तलफ़ुज़ में बहुत दुरुस्तगी आई है। खुलासा। अलीफ और वाव का फ़र्क। अलीफ से अवाम, ये लफ्ज़ गलत है। ऐन से अवाम, ये लफ्ज़ दुरुस्त है। अलिफ से आसिफ, ये लफ्ज़ दुरुस्त है। ऐन से आशिफ, ये लफ्ज़ गलत है। हे से हाशिम, ये लफ्ज़ दुरुस्त है। हे से हाशिम, ये लफ्ज़ गलत है। अलिफ को बोलने का तरीका मा मिसाल। अलिफ हमेशा जबान की जड़ और ऊपर के तालू से मिलकर बनता है, जैसे अंगूर, अमरूद, अनार, अनन्नास। अलिफ का इस्तेमाल। उस बाग का अंगूर बहुत मीठा है। विक्टर और इंद्रजीत अमरूद खा रहे हैं। सुधीर अनार की टोकरी रख रहा है। अस्मा अनन्नास काट रही है। वाव को अदा करने का तरीका व मिसाल। वाव की आवाज दोनों होठों को मिलाकर और होंठ गोल करने पर निकलती है। वाव का इस्तेमाल। वकील, वकील कोर्ट जा रहे हैं। वजू, राशिद वजू कर रहा है। सलमा और उसके वालिद नाश्ता कर रहे हैं। यह को अदा करने का तरीका व मिसाल। यह की आवाज हमेशा जबान की जड़ और नीचे के तालू से मिलकर निकलती है, जैसे या मालिक, मुझे आज की छुट्टी चाहिए। या मालिक, मुझे तनख्वाह दे दो। सवाल व जवाब। सवाल। उर्दू का सबसे पहला हर्फ कौन सा है और उसके इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? जवाब। उर्दू का सबसे पहला हर्फ अलिफ है। उसके इस्तेमाल का तरीका ये है कि अलिफ हमेशा जबान की जड़ और ऊपर के तालू से मिलकर निकलता है। सवाल। वाव के इस्तेमाल करने का तरीका बताएं।
जवाब वाव की आवाज दोनों होठों को मिलाकर और होंठ गोल करने पर निकलती है। वकील, वजू, वालिद। पिंटू, आज स्कूल में क्या सीखा? आज स्कूल में क्या सीखा? पापा वो कोई नहीं, तू अपनी कॉपी ला, हम खुद ही देख लेंगे। देख लेंगे, समझ लेंगे। का देख लेंगे और का समझ लेंगे? जाइए भैंसिया को चारा देकर आइए। अरे ऐसा नहीं है, हम लोगों को अपने पिंटू के पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, हाँ। तो पिंटू को स्कूल कौन भेजता है? और अब तो पिंटू का कॉपी किताब भी हम लोग सही समय पे खरीद देते हैं। का पिंटू? ओहो, सिर्फ स्कूल भेजना, कॉपी किताब खरीदना, ध्यान देना नहीं होता। ध्यान देने का मतलब है कि अपना पिंटू स्कूल में काका सीख रहा है, वो सब बात की जानकारी रखना। भक, का मजाक करते हैं जी? ये हम लोग कैसे जान लेंगे? अरे सब जान लेंगे, बहुत आसान है, हम बताते हैं। ये है सही का निशान। आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। मैं एक हूँ। देखो कितना अच्छा मौसम है। चलो आज हम मौसम का खूब मजा लेंगे। चलो चलो। अरे देखो, उस झुंड में से वाहिद बतख मेरी ही तरफ आ रहा है। अरे ये भी वाहिद झुंड बतख का मेरी ही तरफ आ रहा है। अरे नहीं, ये वाहिद नहीं है बल्कि जमा है। क्या तुम्हें जमा के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है जो उल्टा सीधा बोलते हो? मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, क्या तुम बता सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखो, मैं तुम्हें वाहिद और जमा के बारे में बता रहा हूँ, उसको गौर से सुनना। हाँ हाँ, गौर से सुनूंगा। वहाँ देखो, तालाब में 2 लाइनों में बतख जा रहे हैं। पहली लाइन में सिर्फ एक ही बतख है, इसलिए उसको वाहिद कहते हैं। अब देखो, मैं तुम्हें जमा के बारे में बताता हूँ। वो देखो, दूसरी लाइन में कितने सारे बतख हैं, बल्कि बतखों के कई झुंड हैं। तो ये जमा हुआ, क्योंकि ये एक से जायद है, इसलिए इसको जमा कहते हैं। तो हमें इससे ये मालूम हुआ, किसी भी एक चीज को वाहिद कहेंगे और अगर एक से ज्यादा हो तो उसको जमा कहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर, वो देखो, उस तालाब में कमल का फूल खिला हुआ है। उस झाड़ी में सिर्फ एक ही फूल है, इसलिए ये वाहिद ही होगा। इधर देखो, इस झाड़ी में तो कई फूल खिले हुए हैं, तो ये क्या होगा? ये जमा हुआ। वो पेड़ के नीचे देखो, सिर्फ एक चिड़िया दाना चुग रही है, तो इससे हमें समझ में आ गया कि ये तन्हा है, तो वाहिद ही होगी। वो देखो, उस पेड़ के नीचे गुलाब के कुछ पौधे हैं, तो वो क्या होंगे? जमा होंगे या वाहिद? पेड़ के नीचे एक से जायद पौधे हैं, इसलिए जमा होंगे। वो देखो, वहाँ पर मुर्गी और चूजे दाना चुग रहे हैं, तो उसको मैं क्या समझूं? वाहिद या जमा? मुर्गी तो वाहिद है, लेकिन चूजे एक से जायद हैं, इसलिए ये जमा है। क्या मेरी ये बात तुम्हारी समझ में आ गई? मैं समझता हूँ कि तुम अच्छी तरह वाहिद और जमा के बारे में समझ गए होगे। खुलासा, कोई भी चीज एक हो तो वो वाहिद कहलाती है। जैसे
मिसाल के तौर पर एक बतख, ये वाहिद है। कोई भी चीज एक से जायद हो तो वो जमा कहलाती है। जैसे बतखों का ये झुंड जमा है। एक चिड़िया, ये वाहिद है। बहुत सारी चिड़ियां जमा है। जैसे कमल का एक फूल, ये वाहिद है। कमल के बहुत सारे फूल, ये जमा है। गुलाब के कुछ पौधे, ये जमा है। मुर्गी वाहिद है और चूजे एक से जायद हैं, इसलिए जमा हैं। सवाल और जवाब। सवाल: वाहिद किसे कहते हैं? जवाब: कोई भी चीज तन्हा हो, एक हो, तो उसको वाहिद कहते हैं। सवाल: जमा किसे कहते हैं? जवाब: कोई भी चीज एक से जायद हो तो उसको जमा कहते हैं। सवाल: चूजे जमा हैं या वाहिद? जवाब: चूजे जमा हैं। हम सुनने में एक से हैं। अरे वो देखो, आग लगी है। कहाँ साग लगी है? अरे साग नहीं, आग। अच्छा, हमने समझा कि तुम साग कह रहे हो। दोनों एक ही जैसे लफ्ज हैं, आग, साग। असल में दोनों एक ही जैसे अल्फाज हम सौत हैं। अरे जाकिर, तुमने कहा हम सौत। ये हम सौत क्या होता है? तुम मुझे हम सौत के बारे में कुछ बता सकते हो? हाँ, क्यों नहीं बताऊंगा। ध्यान से सुनो। हम सौत का मतलब होता है एक जैसी आवाज होना। सिर्फ इसमें मायने का फर्क होगा और आवाज एक जैसी होगी। मिसाल के तौर पर, आग। वो देखो, उस झोपड़ी में आग लगी हुई है। झाग। वहां समंदर के पानी में कितना झाग है। साग। साग खाने में कितना मजा आता है। बात। सीता और गीता बातें कर रही हैं। रात। बहुत ज्यादा रात हो गई, अब सो जा। दांत। तुम अपने दांत साफ कर लो। आंत। उसकी आंत पेट में खराब हो गई। अब और कुछ मिसालें देखो, जैसे आम। एक फल का नाम है। आम, आम तौर से। सदा, हमेशा। सदा, आवाज। अर्ज, गुजारिश। अर्ज, जमीन। अब्द, हमेशा। अब्द, बंदा। समर, फल। समर, हमेशा। कसरत, वर्जिश। कसरत, ज्यादती। नज़ीर, डराने वाला। नज़ीर, मिसाल। हम सौत का मतलब समझकर मुझे खुशी हासिल हुई कि हम सौत बिल्कुल एक जैसी आवाज वाले हर्फ को कहते हैं। उसमें सिर्फ मायने का फर्क होता है। इसलिए मैंने देखा हम सौत में सारे अल्फाज एक जैसे हैं, लेकिन मायने का फर्क है। मैं समझता हूँ तुम अब हम सौत के बारे में जान गए होगे।
हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी हमसौत को अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। मालूमात के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। खुलासा, हमसौत एक जैसे अल्फाज को ही कहते हैं, लेकिन उनमें सिर्फ मायने का फ़र्क होता है। जैसे साग, साग खाने में कितना मज़ा आता है। आग, वो देखो उस झोंपड़ी में आग लगी है। झाग, वहाँ समंदर के पानी में कितना झाग है। बात, सीता और गीता बातें कर रही हैं। रात, बहुत ज्यादा रात हो गई, अब सो जाऊं। दांत, तुम अपने दांत साफ कर लो। आंत, उसकी आंत पेट में खराब हो गई। सवाल और जवाब। सवाल, हम सौत के क्या मायने हैं? जवाब, एक जैसी आवाज का होना, सिर्फ मायने का फर्क हो। सवाल, हम सौत से क्या समझते हो? जवाब, हम सौत एक जैसी आवाज को कहते हैं। नमस्ते। कोरोना को हम मात देते, घर में हम सब खुश रहते। पूछ रहे हैं कैसे? देखिए तो ऐसे। देखो तारा, सुबह हो गई, नए दिन की शुरुआत हो गई। जल्दी सोती जल्दी उठती, कसरत करके मैं ऊर्जा पाती। टाइम से मैं खाना खाती, टाइम से पढ़ाई करती, हर दिन कुछ मजेदार करती। ड्राइंग पेंटिंग बहुत करूं, अपनी चीजों का ध्यान रखूं, अप्पा को ना परेशान करूं। थोड़ा टीवी थोड़ा गाना, डांस करके धूम मचाना, बोल होने का नहीं बहाना। कोरोना से बचकर यूं दिन गुजरे तो घर रहने से क्यों हम डरे? रूटीन में रहना बहुत जरूरी, तारा भी समझे बात ये पूरी। आज का दिन था बहुत प्याला, नींद आई अब सोएगी ताला। गुड नाइट अप्पा। गुड नाइट तारा। आज अलग है हमें कुछ करना, बताओ तारा को क्या क्या है करना? आज हमें है पपेट बनाना, कागज के जहाज उड़ाना, घर के कामों में हाथ बटाऊं, फिर कहानी सुनूं और सुनाऊं। बहुत पुरानी बात है, एक राजा था। बहुत पुरानी बात है। कोरोना से बचकर जब घर में ही रहना, तो साथ में क्यों ना समय बिताना? देखो मजेदार खेल है कितने, सुबह शाम जब ना आए कोई मिलने। रोज नया मैं कुछ सीखूं, हाथों को मैं साफ रखूं, सबसे थोड़ा दूर रहूं, चेहरे को बिल्कुल न छूऊं। अप्पा ये सब मुझे सिखाते, कोरोना से बचने के उपाय बताते। अप्पा मेरी हर मुश्किल सुलझाते, अच्छे से बातें समझाते, नहीं लगाते वो डांट फटकार, मेरी गलती को देते सुधार। और अगर ना सुनूं मैं उनकी बात, तो टीवी फोन टाइम देते हैं काट। टीचर से हम बातें करते, स्कूल की पढ़ाई को भूला करते। हर दिन अप्पा मुझसे पूछकर पढ़ने का समय रोज तय करते। सुबह 1 घंटा, शाम 2 घंटे, सवालों का बक्सा रोज हम भरते। छोटी छोटी कहानी तुम लिखना, स्कूल खुले तो टीचर को दिखाना, हर विषय को फिर से दोहराना, स्कूल खुलने तक भूल न जाना।
मुझसे, नानू से पूछ पूछ कर हर मुश्किल सवाल आसान बनाना। जब स्कूल, ऑफिस बाहर न जाना तो अनहोनी नहीं मन का घबराना। किसी बात पे आंसू जो आए, मन भारी लगे कुछ समझ ना पाए तो दोस्तों को फोन लगाएं, थोड़ा नानू से भी बतियाएं। घर में सबसे गप लड़ाएं पर अफवाहों को ना फैलाएं। खुल के सारी बात करें, उलझी गुत्थी को सुलझाएं। अब नानू से हर जवाब मिले, वो सही बात पे मेरी तारीफ करें। कितनी भी सवालों की हो कुलबुलाहट, अप्पा को नहीं होती झुंझलाहट। थक जाऊं तो लेट में जाती, थोड़ा सा आराम में करती। मैं खुश रहने की कोशिश करती, खुद हंसती सबको भी हंसाती। घर में आपस में प्यार बढ़ाओ, एक दूजे का हौसला बढ़ाओ। सोचो कि ठीक है हम सब, इस जंग में एक है हम सब। अप्पा, तारा, नानू और दोस्त हम सब एक साथ जरूर देंगे कोरोना को मात। क्यों तारा? हा? अप्पा और तारा की ओर से बाय बाय, गुड नाइट। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आज हम लोग शामिल होंगे जू शो में। आज हम लोग 2 जानवरों के बारे में बात करेंगे। पहला जानवर वह है जिसके कान और पूंछ को छोड़कर पूरे शरीर में एक भी बाल नहीं होता। गेस करिए वह कौन सा जानवर है? जी हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल सही पहचाना, वह है गैंडा यानी राइनोसोरस। और दूसरा जानवर है रॉयल बंगाल टाइगर। तो चलिए बच्चों, इनसे मिलने हम लोग चलते हैं पटना के चिड़ियाघर में और शुरू करते हैं जू शो। आज पटना जू आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत जू में अवस्थित गेंडा एनक्लोजर के बारे में जानेंगे। इससे संबंधित सभी जानकारी समझने का प्रयास करेंगे। पटना जू पूरे विश्व में गेंडा प्रजनन कार्यक्रम के लिए जाना जाता है और आज यहाँ 11 इंडियन राइनो हैं, जिनमें 5 मेल और 6 फीमेल हैं। गेंडा एक विशालकाय शाकाहारी वन प्राणी है। हाथियों जैसा ही यह भारी भरकम शरीर वाला स्तनधारी पशु है जो असम, बिहार और नेपाल के जंगलों में स्वच्छंद विचरण करता है। सच पूछे तो नेपाल और भारत में गेंडे को एक मंगलकारी पशु भी समझा जाता है। भारतीय गेंडे के शरीर पर बाल नहीं होते, बस कान और पूंछ पर ही बाल होते हैं। उसके नाखून हाथी जैसे होते हैं। गेंडे का रंग स्लेटी होता है और शरीर पर खाल ढालों की तह की तरह मढ़ी होती है।
इंडिया में इनकी संख्या लगभग 2500 के आसपास है। अगर जू को देखा जाए तो पटना जू में सैन डिएगो के बाद सबसे ज़्यादा इंडियन राइनो है। केंद्रीय जू प्राधिकरण के सहयोग से यहाँ पे एक राइनो ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की गई है और इसका लागत लगभग 5 करोड़ 10 लाख के आसपास आया है, जो बन के तैयार है। अब इसमें 2 राइनो को छोड़ भी दिया गया है। हम लोग उसे अभी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और ये बिल्कुल इनके नेचुरल अधिवास की तरह है। काफ़ी बड़ा एरिया है, लगभग 3.5 एकड़ का लैंड है। भविष्य में हमारी प्लानिंग है कि यहाँ पे अगर राइनो की संख्या ज़्यादा बढ़ती है तो उसे हम वाइल्ड में भी रिलीज करेंगे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, उसमें भी हम राइनो को उनके अधिवास में छोड़ने की तैयारी करेंगे। जानवर को धीरे धीरे वाइल्ड में छोड़ने के लिए एक्लिमेटाइज किया जाता है। हम लोगों ने भी यहाँ पे वाल्मीकि से ला करके उनसे मिलता जुलता ग्रासेस को लगाए हैं ताकि उन्हें ऐसा प्रतीत हो जो सॉफ्ट रिलीज में इनके आगे चलकर काम आ सके। सबसे विचित्र बात यह है कि गेंडों की थूथन के ऊपर 1 या 1.5 फीट ऊंचा सिंग होता है, परंतु असल में वह सिंग नहीं, हजारों मोटे और मजबूत बालों का गुच्छा होता है जो ऊपर की ओर उठा होता है। गेंडे के लिए यह सबसे उपयोगी है। सींग अगर एक बार टूट जाए तो वो फिर बढ़ जाता है। नर और मादा दोनों में ही सींग होते हैं। भारतीय गेंडों की औसत लंबाई 12 फुट और ऊंचाई 5-6 फुट तक होती है। मादा गेंडे का वजन 1500 किलो और नर गेंडे का वजन लगभग 2000 किलो तक होता है। इसे सामान्यतः लंबी घास के मैदानों में रहना पसंद है, लेकिन अगर आसपास दलदली इलाका हो तो सोने पे सुहागा, क्योंकि इसे कीचड़ स्नान बहुत पसंद है। यह पूरी तरह शाकाहारी प्राणी है। वैसे तो गेंडा एक शांत प्राणी है। वो घायल होने पर भी एकदम आक्रमण नहीं करता। सामान्यतः गेंडा धीमी चाल चलता है, परंतु वो सरपट भी दौड़ सकता है। मादा एक बार में एक बच्चे को जन्म देती है। जन्म के समय गेंडे के बच्चे की थूथन पर सींग नहीं होता। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, सींग भी बड़ा होता जाता है। भारतीय गेंडे की औसत आयु 35 से 45 वर्ष की होती है। संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम के तहत आपको आज ले चलते हैं टाइगर एनक्लोजर में। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ जंगल में रहने वाला एक विशाल मांसाहारी प्राणी है जो अपनी बिल्ली प्रजाति में सबसे बड़ा और ताकतवर होता है। नर बाघ के शरीर की लंबाई 8 फीट से लेकर 13 फीट तक होती है, जबकि वजन करीब 90 किलोग्राम से लेकर 300 किलोग्राम तक होता है। अभी वर्तमान में पटना जू में 7 रॉयल बंगाल टाइगर हैं, जिसमें 2 मेल हैं और 5 फीमेल हैं। इसके अलावा रॉयल बंगाल टाइगर के दोनों फॉर्म हैं,
जो एक अल्बिनो फॉर्म है और एक कलर्ड फॉर्म है, वो दोनों तरह के टाइगर हमारे यहाँ हैं। इनकी औसत आयु लगभग 14 से 20 साल तक मैक्सिमम रिकॉर्ड किया गया है और जो फीमेल होती हैं वो 3 से 4 साल में मैच्योर हो जाती हैं, मेल 4 से 5 साल में मैच्योर होता है। इंडिया में काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन है टाइगर की और ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और इसके साथ ही हमारे बिहार में भी टाइगर की काफ़ी अच्छी स्थिति है। मादा बाघ की लंबाई 6 फीट से लेकर 9 फीट तक होती है और वजन करीब 65 किलोग्राम से लेकर 170 किलोग्राम तक का होता है। भारत के बंगाल टाइगर का वजन दुनिया में मौजूद सभी बाघों की तुलना में सबसे ज्यादा 350 किलोग्राम तक होता है। आमतौर पर सारे जानवर दिन के वक्त शिकार करना पसंद करते हैं, पर बाघ रात के समय में अपना शिकार करता है, इसलिए कि ये रात के समय में भी आसानी से देख सकता है। इसका आहार मुख्य रूप से सांभर, चीतल, जंगली सुअर, जंगली भैंस और हिरण है। बाघों का जो मूलतः जो भोजन है वो महिष मांस है और महिष मांस जो हम लोग इन लोग बाघ को जो आपूर्ति करते हैं काफ़ी साफ़ सफाई के साथ में पूरा हाइजीन मेंटेन करने के बाद में दिया जाता है। भोजन जो है बाघ का मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। ग्रीष्म ऋतु के लिए अलग इसका आहार तालिका है और जाड़े ऋतु के लिए अलग आहार तालिका है। यहाँ पे इनके बाघों की स्वास्थ्य की पूरी देखरेख की जाती है। हमारे पशु चिकित्सा पदाधिकारी बराबर निगरानी में रखते हैं, बराबर इनके दवा इत्यादि की देखरेख की जाती है। बाघों के लिए हम लोगों की व्यवस्था है, गर्मी में कूलर इत्यादि की व्यवस्था की जाती है ताकि बाघ अधिक लू को भी अंदर नाइट हाउस में रह करके ठंडे वातावरण में रह सके। उसी प्रकार जाड़े में भी बाघों के लिए हम लोग हीटर इत्यादि की व्यवस्था करते हैं। बाघ को वन, दलदलीय क्षेत्र तथा घास के मैदान के आसपास रहना पसंद है। बाघ ज्यादातर अकेले ही रहना पसंद करता है। केवल प्रजनन काल के वक्त ही नर और मादा एक दूसरे के समीप आते हैं। बाघ के बच्चे को शिकार की कला भी मादा बाघ ही सिखाती है। 2.5 साल के बाद बच्चे मां से अलग होकर स्वतंत्र रहने लगते हैं।
संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम किसी जानवर या पक्षी के एनक्लोजर के पास नहीं चलेंगे, बल्कि चलेंगे वहां जिसके कारण संजय गांधी जैविक उद्यान को राजधानी पटना का लंग्स ऑफ द सिटी यानी शहर का फेफड़ा कहा जाता है। जी हां, आज हम बात करेंगे संजय गांधी जैविक उद्यान के वनस्पति क्षेत्र की और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार के नूतन प्रयोग के बारे में। जब पूरे विश्व में विकास कार्यों के लिए जंगलों और पेड़ों की बिना रोक टोक कटाई हो रही है, वैसे समय में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार ने निर्णय लिया कि विकास कार्यों के लिए राजधानी पटना या उसके आसपास जितने भी पुराने पेड़ों को रिलोकेट किया गया, उन पेड़ों को वैज्ञानिक तरीके से जड़ सहित उखाड़कर आवश्यकता के अनुसार लगाया जाएगा। उनका समुचित देखभाल किया गया और उन्हें फिर से जीवित किया गया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के निर्णय को संजय गांधी जैविक उद्यान के कर्मियों ने अपने अथक प्रयास से सही साबित किया है और आज इन पेड़ों में न सिर्फ नई नई पत्तियां आ रही हैं, बल्कि कई टहनियों ने भी अब आकार लेना शुरू कर दिए हैं। आज ये फिर से लगाए गए पेड़ न सिर्फ उद्यान के जंगली दृश्य को बनाए रखने में मदद कर रहे हैं, बल्कि चिड़ियों, तितलियों और गिलहरियों का बसेरा भी बन गया है। जो पटना जू का ओरिएंटेशन है, जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, ये पुराने समय में काफ़ी पुराने टाइम में यहाँ से सोन नदी गुजरती थी और बाद में कालांतर में धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया तो सोन नदी अपना कोर्स शिफ्ट करती गई और इससे काफ़ी दूर तक चली गई। तो यहाँ का सॉइल काफ़ी सैंडी है और इस कारण से यहाँ जो भी प्लांट्स वगैरह हैं उनका ये काफ़ी बाइंडिंग स्ट्रेंथ कम है, ये फ्रेगाइल होते हैं और काफ़ी यहाँ पे जो वृक्ष हैं वो एजेड भी थे और वो धीरे धीरे अपने रोटेशन एज को प्राप्त करते गए या किसी भी तरह का अगर इन्फेस्टेशन हुआ तो उनका रूट सिस्टम कमज़ोर होने के कारण यहाँ पे ये देखा गया कि वृक्ष जो काफ़ी बड़े हैं वो उनका हल्का सा भी बारिश होने पे फेलिंग हो जा रहा है, वो गिर जा रहे हैं, टॉपल कर जा रहे हैं। तो इसी क्रम में पटना के अलग अलग जगहों पे जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं, जैसे अगर कहीं एनएच का एक्सपेंशन हो रहा है, रोड का एक्सपेंशन हो रहा है या एयरपोर्ट पे कार्य चल रहा है,
तो वहाँ पे कुछ वृक्षों को वो कंस्ट्रक्शन साइट से हटाया जाना आवश्यक था। तो इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने एक बड़ा ही अपने तरह का अनूठा प्रयास किया कि किसी भी वृक्ष को वहाँ से हम लोग काटेंगे नहीं और उसको ट्रांसलोकेट किया जाए। ये अलग अलग तरह के स्पीसीज हैं इसमें, जैसे पीपल, बरगद, गुल्लड़, पाकर, नीम, उसके अलावा करंज, जामुन और भी बहुत सारे स्पीसीज हैं जो यहाँ पे ट्रांसलोकेट किए गए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है और उसको लगाए जाने के बाद से हम लोग देख सकते हैं कि लगभग 99% जो यहाँ प्लांट्स लगाए गए थे सभी के सभी सक्सेसफुली लग चुके हैं। सभी में ब्रांचेज आ गए हैं, कुछ ट्रीज में फ्लावरिंग शुरू हो गया है और किसी भी प्लांट को ट्रांसप्लांट करने से पहले उनका रूट का प्रिपरेशन किया जाता है। उसके अतिरिक्त जो मेन टेक्निकल चीज़ों को देखा जाता है उसमें इनके ब्रांचेज का भी कटिंग किया जाता है। कटिंग करने के बाद बॉडेक्स मिक्सचर का लेप लगाया जाता है जिससे कि उसमें किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन नहीं हो जो ब्रांचेज कट किए जाते हैं। उसके बाद एक पार्टिकुलर पैटर्न में ही ये प्लांट जो हैं ग्रो करते हैं। तो ऐसा देखने में प्रतीत होता है जैसे ये बड़े आकार के बॉन्साई हैं जो पार्क्स के लिए बड़ा ही अनूठा इनका एक स्ट्रक्चर होता है, आर्किटेक्ट होता है। तो टोपाइडी और जो बॉन्साई की कला है वो अगर कहा जाए तो ये एक बड़े प्लांट में करना भी अपने आप में एक अलग ही संतुष्टि देता है। 153 एकड़ में फैला ये संजय गांधी जैविक उद्यान 2 भागों में बटा है। एक भाग जंतु का है और दूसरा वनस्पति का। यहाँ आने वाले दर्शक हर प्रकार के जानवर और पक्षी को देखकर रोमांचित होते हैं और साथ साथ इन 150 प्रजाति के 3000 से भी अधिक पेड़ों के छांव में आकर चैन की सांस लेते हैं। यही है संजय गांधी जैविक उद्यान की खासियत। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।